3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम सभा शुरुआत करेंगे। भारतीय भाषा अभियान हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में आप सभी अतिथियों, मित्रों और सभी नागरिकों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस पुनीत कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान राकेश तिवारी जी, पूर्व कार्यवाहक न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमान मुकेश नंदन जी, जो क्षेत्रीय मंत्री विद्या भारती बिहार और झारखंड के हैं और कई दायित्वों को आपने निर्वहन किया है। आप हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि श्रीमान राजेंद्र कृष्ण जी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं माननीय अध्यक्ष झारखंड बार काउंसिल हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका हम विशेष स्वागत करते हैं। अध्यक्षता हमारे माननीय कामेश्वरनाथ जी मिश्र, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, और हमारे क्षेत्रीय संयोजक जिनका मार्गदर्शन में हम लोग सारा कुछ भारतीय भाषा अभियान को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बढ़ा रहे हैं। आप हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है, आपका हम सब स्वागत करते हैं। सभी अतिथियों का और सभी स्थानीय टोली का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने व्यवस्था पकड़ी हुई है, आज की व्यवस्था देख रहे हैं। आज का संचालन श्रीमान जितेंद्र त्रिपाठी जी करेंगे। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप सभा का संचालन शुरू करें। धन्यवाद। जी जी, प्रणाम प्रणाम सर। मैं झारखंड की धरती से सभी अतिथियों का जोहार करता हूं, स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं महंत जी से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करें और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय महंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय भाषा अभियान झारखंड की गरिमा और प्रतिष्ठा को विश्व के मानस पटल पे हम सभी स्थापित करने के दृढ़ निश्चय से आइए समापन सत्र के शुभ अवसर पर सरस्वती वंदना करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताच्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वां मरुता प्रिसन्मातरः सुभञ्जावानो विदथेषु जगमायाः अगणिरजिह्वा मनवः सुचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमनियं भद्रं कर्णेभिः श्रेयाम देवा भद्रं पश्येमाजविस्थिरारङ्गैस्तुष्टुम्बा गुं अस्तनुदेवहितं जदायु। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हम सभी भारतीय भाषा अभियान समापन सत्र हिंदी पखवाड़ा के पावन अवसर पर परमात्मा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए मैं अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं। आइए हम सभी अब जितेंद्र जी के माध्यम से आगे की कार्रवाई को सुने। जी बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अब मैं विषय प्रवेश के लिए माननीय अवनीश रंजन मिश्र जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। और मैं अवनीश जी के बारे में बता दूं कि आप हमारे यहाँ झारखंड उच्च न्यायालय में 2002 से कार्यरत हैं और इन्होंने हिंदी और उर्दू के विषय में इनकी अच्छी जानकारी है। और इन्होंने अभी हाल ही में एहसास नाम से एक ये किताब लिखी है जिसको कि ब्लू रोज पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है और जो 110 गजलों का संकलन है, 110 गजलों का संकलन है। इसलिए मैं अवनीश जी से आप निवेदन करता हूं कि कृपया विषय प्रवेश करें।
जी धन्यवाद, धन्यवाद त्रिपाठी भाई, माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद त्रिपाठी भाई। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण एवं माननीय अध्यक्ष महोदय के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आज का विषय मातृभाषा बने न्यायालय में पक्षकारों की भाषा वस्तुतः विषय मात्र नहीं है, यह भारतीय भाषा अभियान का उद्देश्य है, गंतव्य है, लक्ष्य है। समय की शिला पर विविध चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, परंतु भारतीय भाषा अभियान ने अपनी मातृभाषा को, भारतीय भाषा को राज्य देश के माननीय उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय में व्यवहार की भाषा बनाने के लिए जो नया आयाम इतने कम समय में प्रतिस्थापित किया है, वह लंबे समय तक याद किया जाएगा और अविस्मरणीय रहेगा। जहां तक विषय प्रवेश की बात है, यह हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 उपखंड 1 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा और देवनागरी लिपि को लिपि का दर्जा प्राप्त है। हमारा विरोध अनुच्छेद 348 के उपखंड 1 से है, जिसमें यह स्पष्टतः वर्णित है कि राज्य के उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो व्यवहार की भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। इसी के उपखंड 2 में यह भी वर्णित है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल अपने राज्य के क्षेत्राधिकार के अंदर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हिंदी भाषा या अन्य कोई भी भाषा जो शासकीय कारणों से प्रयुक्त होता हो का उपयोग कर सकेंगे। हमारा ध्येय ये भी है कि जब उपखंड 2 में ये विषय वर्णित है तो तत्कालिक प्रभाव से इसे यथाशीघ्र हम लोग लागू करने हेतु प्रण करें, दृढ़ प्रतिज्ञ हों। पुनश्च अनुच्छेद 349 यह स्पष्टता वर्णित करता है कि यह व्यवस्था 15 वर्षों के लिए थी। तो मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 370 अध्यादेश लाकर के विलोपित किया गया, चूंकि वह प्रावधान अस्थायी था, उसी तरह यह प्रावधान भी अस्थायी है, तो इसे भी एक अध्यादेश लाकर के विलोपित कर दिए जाने की आवश्यकता है। पुनः मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार हम भावनाओं की अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, दूसरे भाषा में अनुवाद हो सकता है। मातृभाषा का अपने अनुभव का मातृभाषा में जितने नैसर्गिक रूप से उद्गार व्यक्त हो सकता है वो दूसरे भाषा में संभव नहीं है। मैं थोड़ा विद्रोही प्रवृत्ति का आदमी हूं। रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियों के साथ जो कुरुक्षेत्र में वर्णित है उससे अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद आगे का संचालन माननीय त्रिपाठी भाई करेंगे। छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तब से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। इसी आशा के साथ कि आने वाले दिनों में हम माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी भारतीय भाषा और हिंदी भाषा में काम करेंगे। इसी मंगल कामनाओं के साथ आगे का संचालन माननीय त्रिपाठी जी। धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपके ओजपूर्ण विषय प्रवेश के लिए। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय माननीय श्री राकेश तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा। उसके पूर्व में उनका संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं और वो ये है कि आपका जन्म 25 अक्टूबर 1955 को हुआ। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया आपने और LLB की डिग्री प्राप्त की। 20 जुलाई 1984 से आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में एनरोल्ड हुए आपने और 18 वर्षों तक आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विभिन्न विषयों को लेकर विभिन्न संगठनों के साथ जुड़कर अपनी बातों को समाज को लाभान्वित किया। आप स्थायी जज के रूप में नियुक्त हुए 14 फरवरी 2002 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। वहां से आपका स्थानांतरण हुआ कलकत्ता उच्च न्यायालय में, जहां आपने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और अंततः आप 14 अक्टूबर 2017 को सेवानिवृत्त हुए। और मेरी संभावना है कि आप इलाहाबाद में ही इस समय रह रहे हैं, प्रयागराज की धरती में ही इस समय रह रहे हैं। तो श्रीमान राकेश तिवारी जी, माननीय राकेश तिवारी जी से निवेदन है कि कृपया हम लोगों का मार्गदर्शन करें।
धन्यवाद। सर आपका माइक म्यूट है। सर माइक म्यूट है सर। माननीय न्यायमूर्ति का माइक म्यूट है संप्रदा, देख लेंगे। हाँ उनके ऑन सहयोगी कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। ना अनम्यूटेड था। हाँ जी जी आप सबका पूरा कह रहा हूँ, आप सबका आभार, आप लोगों ने बुलाया इस संगोष्ठी में। मेरा रिटायरमेंट 24 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर नहीं था, 14 अक्टूबर। और मेरा एक मकान अभी भी इलाहाबाद में, जहाँ मैं आता जाता रहता हूँ। इस समय मैं नोएडा में हूँ वर्तमान में। भारतीय भाषा अभियान द्वारा आयोजित गोष्ठी जनता को न्याय जनता की भाषा में का सूत्र मातृभाषा बने न्यायालय के पक्षकारों की भाषा। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कार्य करते हुए एक अधिवक्ता के रूप में और वैसे भी कार्य करते हुए इसे बहुत प्रायोगिक नहीं पाया या प्रैक्टिकल नहीं पाया। वैसे तो मैं आपको संबोधित कर सकता हूं बहुत परिमार्जित भाषा में, बहुत परिष्कृत भाषा में, लेकिन चूंकि हमारे ये एक गोष्ठी है जनता के लिए, तो जनता के लिए जिस भाषा में बोलना चाहिए वो बहुत सरल और सीधी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे साउथ के जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानते होंगे, कुछ लोग होंगे जो बंगाल के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे, उनको हिंदी सुनने में समझने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन चूंकि कोर्ट की भाषा की बात हो रही है और वहां पर ज्यादातर इंग्लिश भाषा में बात करते हैं, तो मैं थोड़ी बीच में जहाँ टेक्निकल आते हैं वर्ड्स आएंगे या टेक्निकल शब्द आएंगे, मैं अंग्रेजी का प्रयोग उन्मुक्त रूप से करूंगा। इसलिए कि ये बात जो गोष्ठी में हो रही है, जिनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, पक्षकारों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी भी समझ में आनी चाहिए। ये मेरा ऐसा विचार है। देखिए, जो ये एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो एक तो हमारे प्रथम वक्ता जो थोड़ा विद्रोही कह रहे थे अपने आप को, उनसे मैं कह रहा हूं मैं आपसे बहुत प्रभावित भी हूं और आपकी बात को मैं सम्मान भी करता हूं और जानता भी हूं कि कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब निर्देश देने की बात आती है तो एक क्रिटिसिज्म करना पड़ता है कि भाई क्यों मैं ये निर्देश दे रहा हूं या ये मार्गदर्शन कर रहा हूं। इस जज होकर के मैं निर्देश देता था, आज मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा, तो मार्गदर्शन क्यों दूंगा, उसके रीजन होने चाहिए, उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ कारण होने चाहिए। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कि क्रिटिक्स कीप द क्रिटिक्स नियर यू सो एंड गिव हिम शेल्टर। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यहां से शुरू कर रहा हूं। देखिए, विषय वस्तु पर आने से पहले इसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं। ये ठीक नहीं है कि हमको माँ को नहीं चेंज कर सकते, मातृभूमि को नहीं चेंज कर सकते और मातृभाषा को नहीं चेंज कर सकते, हम तीनों कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है, तो मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर एक नहीं कर रहा कि माँ से पैदा हुए बच्चे को, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर उसको कोई अडॉप्ट कर लेता है तो माँ चेंज हो जाती है, नेचुरल माँ। अगर पंजाब का व्यक्ति बंगाल में रहने लगता है तो वो उसके बच्चे बंगाली पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, तो उनकी मातृभाषा बंगाली हो जाती है। क्यों? मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वो भाषा है जो बच्चा अपने शिशु काल में, शिशुत्व काल में वो जो बोलता है और सीखता है, वही मातृभाषा होती है। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या वो पंजाबी है, क्या वो बंगाली है? ऐसे ही और भी हम लोग रह सकते हैं कि भाई कोई उड़ीसा का व्यक्ति यूपी में आ गया तो क्या वो ओडिसी है या उत्तर प्रदेश का वासी है? तो क्या है, अगर एक पक्षकार मान लो पंजाबी है और एक पक्षों की वो मान लीजिए एक व्यक्ति अपने परिवार से बंगाल में चला गया, प्रवास करने लगा और वहां उसके बच्चे बंगाली सीख गए, पढ़ गए, बंगाली वातावरण में रहने लगे, रहन सहन सब उनका बंगाल का हो गया। तो
अगर उनका कोई मुकदमा चलेगा, कोई वाद विवाद होगा, तो एक पक्षकार बंगाली मानेंगे उसको या आप उसको पंजाबी मानेंगे। दूसरा बंगाल का है वो ठीक है, जो यहां से माइग्रेट करके गया, प्रवासी रहा जो वहां, उसको आप क्या मानेंगे? तो क्या जज साहब बंगाली में निर्णय देंगे या पक्षकारों की भाषा में? एक अगर पंजाबी है और एक बंगाली है तो किस भाषा में देंगे, या वो दो भाषा में देंगे? देखिए बड़ी प्रैक्टिकल, कहने को तो ठीक है जब जी बंगाल में जज है, बंगाल में न्यायालय है, बंगाल में लेकिन पक्षकार तो अलग अलग ना। तो आपका जो विषय वस्तु है उसमें क्या लिखा हुआ? पक्षकार। अब पक्षकार बहुत वाइड हो जाता है, बहुत विस्तृत हो जाता है, तो ऐसी भी परेशानियां आती हैं। अब देखिए दूसरी व्यवस्था होती है हमारे न्यायालयों की। हमारे न्यायालय की हायरार्की क्या है? जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय। तो क्षेत्रीय भाषा में मान लीजिए हम एक निर्णय एक जज एक न्यायमूर्ति देते हैं, फिर वो उसी राज्य के उच्च न्यायालय में जाता है और वहां भी निर्णय अंतिम नहीं होता है। अंतिम निर्णय के लिए उससे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज और हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, अभी बताया गया। तो वो क्षेत्रीय भाषा में देगा जज, या हिंदी भाषा में देगा, या अंग्रेजी भाषा में देगा, या वो जज जो क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में आर्गुमेंट सुनेगा, वो जज उसके बेंच में बैठेगा। तो ये सब बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है कि बेंचेस डिस्टर्ब होती हैं, आपके पास उस प्रदेश का कोई जज हो या ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम, उनके यहाँ जितनी वैकेंसी होती है वो सीनियोरिटी के हिसाब से करते हैं अरेंजमेंट। तो एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये भी आती है। अभी एक हुआ था केस जिसमें उसने कहा कि पक्षकार ने हम हिंदी में ही याचिका दाखिल करेंगे, तो पहले तो वो मना कर दिया गया, रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, भाई आप हिंदी में नहीं कर सकते। बड़ा उसने करा, पैरवी करी इसकी, तो उसकी फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि चलिए आप हिंदी में करिए, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। देखिए कैसे होगी, हमें इसको क्षेत्रीय भाषा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा क्षेत्रीय भाषा का इसके अंदर जरा भी प्रवेश होगा न्यायालय के उसमें, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सारे वर्ग देश के सारे न्यायालयों की भाषा एक होनी चाहिए। ये मेरा पहला, आप क्षेत्रीय भाषा सीखें, आप क्षेत्रीय भाषा पढ़ें, आपके क्षेत्र में जो आए, आपके प्रदेश में जो आए, वो चाहे जो भाषा पढ़ता हो, उसको एक क्षेत्रीय भाषा जहां वो रह रहा है इस राज्य में, या एक ऐसी भाषा जो सबको पिरो के रख सके, पूरे राज्य न्यायालय में एक ही भाषा पढ़ी जाए। तो इसका उपाय क्या है? देखिए अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा काम किया था अपने हिसाब से, और बहुत गलत काम किया था हम लोगों के हिसाब से। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी ऐसी थोपी कि हमारा अनपढ़ आदमी भी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलने लगा। उन्होंने मिशनरी स्कूल लिया, यानी एजुकेशन को एक मिशन के रूप में लिया और अंग्रेजी सिखानी शुरू कर दी सबको। तो एक कोर्ट की जो लैंग्वेजेस थी वो धीरे धीरे कुछ लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा वो सब समझने लगे, और वो उन्होंने कह दिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो चूंकि सब डिबेट्स हिंदी और अंग्रेजी में हुए थे, उन्होंने अंग्रेजी को कह दिया अधिकृत भाषा, ऑफिशियल भाषा। इस चीज को हम कैसे दूर करें? आज हिंदी विश्व में अंग्रेजी बोलने वालों के बिल्कुल जरा से नीचे है। जो लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, थोड़ी सी अंतर है दोनों में। अंग्रेजी में उनको भी हम गिनते हैं जो फ्रांस के हों, अमेरिका के हों, इंग्लैंड के हों और जापान के हों, बाहरी देशों में। लेकिन एक देश की एक भाषा, उसमें तो हम सिर्फ सर्वोच्च हैं, फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी अगर हम बाकी लोगों को न दें। हालांकि मैं अमेरिका जब गया था तो मैंने ये पाया कि वहां पर हिंदी के कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। जो बच्चा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, नमस्ते, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूं, और उनको एक सर्टिफिकेट दिया था। लेकिन वो हिंदी बोलने में सकुचाते हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर थी, वो अमेरिकन में ही हुई, वो हम लोगों से हिंदी नहीं बोलती थी। फिर हम लोगों ने उसको यहाँ बुलाया, 1 महीने रखे, तो अब वो हम लोगों से
हिंदी में वार्तालाप कर लेती है और बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। तो एक होता माहौल मिलना, तो ये जो माहौल की बात है ये भी न्यायालयों में होनी चाहिए कि हिंदी का माहौल बने। तो वो कैसे बनेगा? क्षेत्रीय भाषा भी सिखाइए और उसके साथ हिंदी को कंपलसरी करिए, क्योंकि जब क्या आपके रोजमर्रा के कार्यों में इसका समावेश नहीं होगा हिंदी का, तब तक तो हम ये भांत भांत की भाषाओं का झंझट और झंझावत तो झेलते ही रहेंगे। आप कहिए हम हिंदी देंगे तो वो क्या साउथ से आवाज आती है कंपलसरी, ये हमारे ऊपर थोपी जा रही है, और वो हिंदी के लिखे हुए बोर्ड को कालिक पोतते हैं और बोर्ड फेंकते हैं। बोर्ड नहीं, उसको उसके साथ ये कहिए कि ये एक कॉमन लैंग्वेज हमारी अपनी राष्ट्रभाषा है, हम उसको क्या राष्ट्रभाषा, हम तो ऑफिशियल लैंग्वेज कह के छोड़ देते हैं। ऐसी राष्ट्रभाषा जिसको राष्ट्र के लोग नहीं बोलते, बड़ा दुख होता है। हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं और मनाने के बाद भूल जाते हैं। हम बैंक में जाते हैं, वहां देखते हैं हम हिंदी में लिखे हुए चेक सहस्त्र स्वीकार करते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम अंग्रेजी में लिखे हुए चेक सहस्त्र स्वीकार करते हैं? अब अपने अंग्रेजी भाषा को आप दोयम या तीसरे दर्जे पर क्यों फेंकते हैं? इसका मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। अगर हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा, सबको पिरोने वाली, एक माला में जोड़ने वाली भाषा अगर है तो हिंदी है। क्यों? क्योंकि विश्व में एक राष्ट्र द्वारा बोली गई सबसे दूसरे नंबर की भाषा, पहली तो चाइनीज मैंडेरियन है, चाइनीज मैंडेरियन इज 1, दूसरे पे आती है। और अगर सब जगह पूरे दुनिया में देखें तो भाई इंग्लिश फर्स्ट और मैंडेरियन सेकंड और हिंदी थर्ड। तेलुगु, ओडिसी, मराठी, गुजराती, ये सब भाषाएं बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। यानी अगर 26.6%, करीब करीब 27% समझ लिया, अगर आप लोग हिंदी बोलते हैं तो मराठी जो है 6.5, 6.7 इस रेंज में। हमारी हिंदी की 1/3 बोलने वाले लोगों की 1/3 भाषा है, और बाकी और भाषाओं में जाए तो वो इससे भी कम है। तो कहने का मतलब है, जब ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान में समझी जाती है, सुनी जाती है, बोली जाती है। हम मद्रास में जाते हैं, हम लोग मद्रास जाते हैं तो वो कहते हैं सब समझते हिंदी सब है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, तो अंग्रेजी बोलता है। आप फ्रांस में जाते हैं, वो कहता है फ्रेंच, आप बोलिएगा वो जानता होगा बट आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो क्षेत्रीय भाषा का क्या कर सकते हैं हम? क्षेत्रीय भाषा के साथ, क्योंकि वो अपने घर में बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा, उसके साथ हिंदी को कंपलसरी करते हैं। जब आप अपने आरटीओ ऑफिस में जाएं, हिंदी में फॉर्म भरें, आपकी कारों पर नंबर यूपी के वो हिंदी में लिखे जाएं। हम देखते हैं कारों में अंग्रेजी के, मोटरसाइकिल में अंग्रेजी के, मकान का नंबर अंग्रेजी में, दुकान का नंबर अंग्रेजी में। जब इससे निजात पा जाएं, छुटकारा पा जाएं, आप गर्व से लिखें हिंदी, बहुत बड़ी चीज है। आप अपनी आस्था रखें उसके अंदर। जब हम आज पखवाड़ा करके भूल जाएं कल, तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। साहब हमने हिंदी का पखवाड़ा कर लिया, नहीं, उसको अपने जीवन में ढालिए। यह तो संदेश है कि जीवन में ढालिए उसको। फिर आप बैंक जाते हैं, सारे फॉर्म अंग्रेजी में भरते हैं। आप जितने कार्य हैं, आपको अगर ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं, वो क्यों कॉन्वेंट स्कूल में डालना चाहते हैं? वो इसलिए डालना चाहते हैं कॉन्वेंट स्कूल में कि मेरे बेटे को ना वो नौकरी मिल जाएगी, अंग्रेजी बोलने लगेगा तो उसको नौकरी में आसानी होगी। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं। तो भैया हिंदी कंपलसरी कर दो, आप मातृभाषा बोलो, आपको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब आप नौकरी के लिए जाओगे तो आपको हिंदी भाषा जानना अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक सूत्र की भाषा होगी जो कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से महाराष्ट्र, गुजरात तक जोड़ेगी। तो एक जो दर्जा आज अंग्रेजी ने पा रखा है या आंग्ल भाषा ने पा रखा है, उस दर्जे को पार करना है, आपको क्रॉस करना है। दिस इज हर्डल, इसको पार करके हिंदी को लाना है। देखिए क्या हुआ था, मिशनरीज ने अपनी इंग्लिश के इंस्टीट्यूट चलाए, वो एक ध्येय लेके आए थे और ध्येय को पूरा किया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे हिंदुस्तान में जागृति आई। जागृति कैसे आई? हम लोगों ने खोला हिंदी के स्कूल, जैसे कौन से स्कूल हिंदी के, ये अपने सरस्वती शिशु मंदिर,
सरस्वती शिशु मंदिर मंदिर आया, ठीक है। विवेकानंद जी के पब्लिक स्कूल आ गए, सरस्वती शिशु मंदिर विवेकानंद जी के। तो हम लोगों को जो सबसे बड़ा कार्य एक करना है, देखिए मेरा भाई अंग्रेजी स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, मेरे पिताजी ने ये उनके एक मित्र थे, तो उनके मित्र की जी उन्होंने स्कूल खोला सरस्वती शिशु मंदिर। उनके कहने पर अब इंग्लिश स्कूल से निकाल करके उनको, मेरे भाई को और बहन को हिंदी स्कूल में डाला, यानी सरस्वती शिशु मंदिर में डाला। तो वो 4 या कक्षा 5 तक ही खुला था, उसके बाद अब बढ़ गया है, इंटरमीडिएट हो गया इलाहाबाद में, ज्वाला देवी के बगल में ही है। तो कहने का मतलब जैसे अंग्रेज मिशन लेके आए थे कि हमें ये करना है, यह पकवाड़ा मकान मनाकर नहीं छोड़ना है, तो हमें एक अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें अपने लोगों के यहाँ हिंदी में कार्य करना है, हमें अपने बच्चों को शुरू से हिंदी में पढ़ाना है। क्यों? जब वो आपस में बच्चे बात करते हैं तो एक दूसरे से बड़ी जल्दी सीखते हैं। आपने किया होगा कि जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि भाई मेरी पोती थी, वो अंग्रेजी बोलने, हिंदी बोलने में शर्माती थी। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती है, छोटी सी है, 4 साल 5 साल की, लेकिन जब हम लोगों ने इससे हिंदी में बात करनी शुरू की तो हो गया। तो सन ऑफ द सॉइल वाली बात यहाँ नहीं है कि मैं अगर गुजरात में पैदा हुई तो मैं गुजराती ही में बात करूंगी और हिंदी में बात नहीं करूंगी, लेकिन अंग्रेजी में बात करने के मैं अपने को बड़ा वो गौरवान्वित महसूस करूंगी। तो अंग्रेजी की जगह हमको हिंदी लानी है। इस बात को ये आप तो उसको कैसे करेंगे? आज आप करेंगे, कल वो आप कहेंगे हिंदी लगाएंगे और वहाँ साउथ में जो है बवाल शुरू हो जाएगा कि हम पर थोप रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो आपको समझाना चाहिए और कम से कम आप कंपलसरी कर दें। जिसको सरकारी नौकरी में आना है वो हिंदी सीखेगा। आपको फ्रांस जाना, आप फ्रेंच सीखेंगे। आपको इंग्लैंड जाना तो आप इंग्लिश सीखते हैं। हम करते हैं कि नहीं करते? हमारे यहाँ चीन जाते हैं तो चाइनीज सीखते हैं। अरे आपका बच्चा शुरू से हिंदी सीखेगा तो क्या बुराई क्या है? अब वो अपनी मातृभाषा तो सीख ही रहा है, क्या परेशानी है उसको? तो ये जो हम मतलब आपके मंच के माध्यम से हम तो ये प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे, हम आरएसएस वालों से भी कहेंगे, हम एजुकेशन मिनिस्टर से भी ये निवेदन करेंगे कि भाई किसी तरीके से एक हिंदी को आप उसकी राह पर लाने के लिए अगर आज आप प्रयास इस तरीके का गंभीर प्रयास करेंगे, तब आप आज से 30 साल बाद धीरे धीरे उसके परिणाम देखना शुरू करेंगे। अभी हमारा कार्य जो है वो हिंदी पखवाड़ा बनाना नहीं है, हमारा कार्य है हिंदी को स्थापित करना। तो स्थापित करने के लिए बहुत जरूरत है और बिल्कुल एक ध्येय लेकर के, जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर बाण साधा था और गुरु ने पूछा कि भाई तुम क्या देख रहे हो? तो किसी ने कहा मैं चिड़िया का पर देख रहा हूँ, किसी ने कहा चिड़िया देख रहा हूँ, लेकिन अर्जुन ने कहा चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। बाण तो मेरी चिड़िया की आंख पे मारना था। तो हमें भी जो अपना सारा ध्येय है, जो सारी एकाग्रता है, वो चिड़िया की आंख पे ही है। यानी हमें हिंदी को ही स्थापित करना है, अभी स्थापित नहीं है। हमने एक कविता पढ़ी थी हिंदी में, वो इंग्लिश में पढ़ाते नहीं, डिम्पल चिन एंड वो सब, रोजी लिप्स, उसका एक हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवाद इतना अच्छा था सरस्वती पत्रिका में, हम आपको क्या बताएं। दैट वाज फार बेटर इन मीनिंग और बहुत अच्छी, मतलब अंग्रेजी से अच्छी उसकी उद्गार थे उसमें से निकल रहे थे। तो जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हम केवल ये लिख देंगे कि हाँ भाई ठीक है आज हमने हिंदी पखवाड़ा मनाया, समापन हुआ, फलाने फलाने, दिस इज नो गुड। तो हम क्रिटिसाइज अपने को कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों नहीं हम करते हैं। हम का मतलब आप सब भी हम उसमें इंक्लूडेड हैं, हम भी इंक्लूडेड हैं। और हम का मतलब ये नहीं कि मैं कोई थोपना चाहता हूँ किसी चीज को। मैंने कहा थोपने वाली बात मत करिए, हमको उसको साथ लेके चलिए उनकी मातृभाषा को। क्योंकि यह बड़ी, अब देखिए न्यायालय में क्या होता है, अंग्रेजी के जर्नल छपते, मेरे पीछे लगे हुए हैं देखिए, सब अंग्रेजी के जर्नल्स हैं, आपके भी पीछे हैं, सब अंग्रेजी में किताबें हैं। आप कैसे हिंदी सीखेंगे? आप कैसे? एक आपको बताता हूँ वाकया। मैंने गोंडा में एग्जाम लिया था। गोंडा में स्टेनोग्राफर्स का, या टंकड़ करने का, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, टंकड़ करने के लिए एग्जाम लिया था। हमको टंकड़ करते हैं वो चाहिए था। हमने बहुत बढ़िया आदमी चुने, बहुत बढ़िया, 7 पोस्टें थी। कुछ दिनों में वो छोड़कर चले गए, न्यायालय की नौकरी छोड़ के चले गए। क्यों?
क्योंकि बहुत अच्छे थे। तो वो किसी को सेक्रेटेरिएट में नौकरी मिल गई, किसी को पब्लिक सर्विस कमीशन में चला गया, अपना। तो कहने का मतलब ये है कि हम, अच्छा, एक बार हमने हिंदी में जजमेंट दिया। हमारे यहाँ हिंदी के इलाहाबाद में कई अधिवक्ता ऐसे हैं जो हिंदी में बहस लिखते हैं, पिटीशन लिखते हैं, याचिका लिखते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में ही बहस करते हैं। क्या हुआ उनके साथ? हमने कहा अच्छा आज त्रिपाठी जी हम जजमेंट देंगे हिंदी, क्योंकि भाई अंग्रेजी स्कूल के भले पढ़े लिखे हों, थोड़ा सा हिंदी इधर साथ छूट गया हो जब तक हम न्यायालय में रहे, तो थोड़ी सी हमारे लिए कठिनाई हो गई, लेकिन हिंदी हमारी बहुत अच्छी थी। तो हमने हिंदी में जो 3 दिन में जजमेंट लिखा है, जो हम पौना घंटे आधे घंटे में लिखा सकते थे, लेकिन हमने लिखाया। उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ की हिंदी दिवस पे। तो बात चला कि भाई और लोग क्यों नहीं हिंदी लिखाते हैं, जजमेंट क्यों नहीं लिखाते हैं, क्या कारण है? तो पता चला कि इस समय वर्तमान में, उस समय वर्तमान में हिंदी के 2 ही व्यक्ति थे जो टंकण कर सकते थे, जो निर्णय लिख सकते थे, लिखा उसका डिक्टेशन ले सकते थे, इमला ले सकते थे उसका। और उनमें से भी एक 4 महीने में रिटायरमेंट हो रहा था, एक ही बचा था, उसके लिए भी कोई काम वाम नहीं था। तो उस समय वाइस चंद्रचूड़ साहब थे हमारे चीफ जस्टिस, तो उन्होंने कहा नहीं अब हम लाएंगे। तो जो जिला सत्र न्यायालय है उसमें भी हिंदी में टंकण करने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं जो सही काम कर सके। न्यायालय का मिल नहीं रहा था, जो मिलते थे वो आने को तैयार नहीं थे। देखिए, तो ये हमको कहने का हमारा कुल तात्पर्य यही है कि देखिए, जब तक हमें बिल्कुल नीचे से बेस आधार से जब तक हम उसको पल्लवित नहीं करेंगे, हिंदी को उसको स्थापित करने की कोशिश नहीं करें, हमें आदमी नहीं मिलेगा। हम 20 जजमेंट हिंदी के 1 महीने में लिखा सकते थे, लेकिन ना तो जर्नल से बड़ी मुश्किल से पब्लिश होते थे, कोई पब्लिश कर दे तो कर दे, उनको प्रिंट करने वाले कोई नहीं मिलते थे, कंपोजिंग करने वाले हिंदी के अक्षर के नहीं मिलते थे। तो ये सब बड़ी डिफिकल्टीज है। हम जब हम कहते हैं जहां शब्द आ गया जनता और जहां शब्द आ गया पक्षगण, तो वो फिर उस जिले, उस राज्य, उस सरहद के भीतर नहीं रह जाते, फिर वो तो बहुत वृहद हो जाता है। क्योंकि अंत में जो, जैसे मैंने कहा कि हमारी हायरार्की ऐसी है कि वो बाहर जाएगा, क्षेत्र के बाहर जाएगा, तो उसका क्या एक और रास्ता हो सकता है? गुजरात में मेरी एक बेटी ब्याही है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि मैं सारे उदाहरण अपने ऊपर देता हूँ, किसी दूसरे के ऊपर उदाहरण नहीं देता हूँ। तो इसको बुरा मत मानिएगा कि आप अपने बारे में बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उसको बिल्कुल एक तरफ कर दीजिएगा, सिर्फ काम की बात सुनिएगा। वहां पर सब काम गुजराती में होता है। वो भी वकील है, उसने भी, उसकी शादी वहीं हुई है, उसने पूरी गुजराती सीखी और अपने पति से अच्छी गुजराती बोल लेती है, अच्छी गुजराती लिख लेती है, सीखी, क्योंकि उसको महाराष्ट्र में रहना था। ठीक, कंपलसरी का मतलब ये होता है कि अब तेलुगु में है, तेलुगु में वो FIR लिखाई जाएगी, तो करना ये चाहिए कि जैसे ही फर्स्ट कोर्ट आए, सत्र न्याय में आए, सेशंस कोर्ट में आए, किसी कोर्ट में, तो उसके साथ एक हिंदी का ट्रांसलेशन ऑफिशियल रहना चाहिए। आपको याद होगा हमारे यहाँ साथ के बहुत वकील महोदय और प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं। पहले जब इंग्लिश की एक्ट्स छपा करते थे, तो उसमें क्या होता था, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी, उसका रूपांतर होता था। तो आपको पता होता था अंग्रेजी के इस शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर FIR मराठी में लिखी है, FIR गुजराती में, FIR बंगला में है, हमने बंगाल में किया तो हमें बड़ी परेशानी होती थी, तो हम बंगाली नहीं जानते थे। ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर होता था, ट्रांसफर हो गया, तो हम क्या करें, कैसे पक्षकार की भाषा हम बंगाली में लिखाएं? तो हम ये करते थे कि भाई इसका ट्रांसलेशन कराओ। फिर ट्रांसलेशन में एक वकील साहब बताते थे, दूसरे वकील बताते थे, हम दोनों से पूछते थे भाई ट्रांसलेशन सही है कि नहीं है। फिर अपने बगल में जो हमारा जो जज बैठता था, साथी जज, उससे कहते थे भाई बंगाली वाला हिसाब जब तो हमें समझा दो। तो लेकिन उस जजमेंट को हम कोट नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली जजमेंट्स को हम लोग अपने जजमेंट में कोट नहीं करते, एक आध लाइन कहीं कोट कर दी जाती किसी जजमेंट की। तो ये बड़ी परेशानियां होती हैं, और ये ऐसी प्रैक्टिकल परेशानी है कि इससे आप ऐसे निजात पा नहीं सकते हैं। आपको बिल्कुल ग्रास रूट
यानी जड़ में बिल्कुल हिट करना पड़ेगा, उस जड़ से आपको उसको संशोधित करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ हमने परेशानियां पाई अपने जीवन काल में, हमने जैसे कभी होता है किसी वकील साहब के पास दिल्ली वो पंजाब का केस आ जाता है, तो ज्यूरिसडिक्शन की बात, साहब ज्यूरिसडिक्शन तो यूपी में हुआ था, ये ज्यूरिसडिक्शन जो है कहीं और मध्य प्रदेश में हुआ था, ये ज्यूरिसडिक्शन इसका वहाँ है, ये पंजाब का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। वहाँ भी यही परेशानी आती है कि सारे कागज तो आपके उस क्षेत्र के भाषा के, उस राज्य की भाषा में है, तो कैसे होगा? तो उसको करने के लिए एक ऐसा होना चाहिए, जो मेरे विचार से कि एक ऐसा सूत्र होना चाहिए जो सारी भाषाओं को के साथ साथ वो सूत्र चले, जो है ना, भिन्न भिन्न रंग के फूल हैं, भिन्न भिन्न डाल के, तो वैसे ही है, लेकिन धागा एक ही पिरोना चाहिए उसमें। तो इसको हिंदी को आधिकारिक भाषा आप तभी कर सकते हैं हिंदी में, जो लोग ऐसे पढ़ेंगे भी, निकलेंगे भी। तो कोई जरूरी नहीं कि न्यायालय की ही बात हो, हम तो एक बड़ी जनरल सी बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे न्यायालय में बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसको जो है हमारे विचार से तो भाई आपको कम से कम 25 साल लगेंगे, जबकि आप बहुत मनोयोग से बिल्कुल अनुशासित तरीके से इसको करेंगे, तो इसमें तब भी 25-30 साल लगेंगे। तब आपको इसके परिणाम दिखने शुरू होंगे और तब आपको अपने हिंदी पर गर्व होगा। देखिए, अटल जी ने यूएन में हिंदी में की थी, कितनी तारीफ हुई थी, लेकिन समझने वाले कितने थे यहाँ यूएन में? उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके सुनाया जा रहा था। आज भी हम देखते हैं किताबों में लिखा होता है कि साहब ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हिंदी ट्रांसलेशन है अंग्रेजी भाषा का, और ऑथेंटिसिटी के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए आप हिंदी का वो पढ़िए ओरिजिनल। हम ये क्यों नहीं कह सकते हैं ये हिंदी में एक्ट है, इसको क्या कहा गया है एक्ट में, उसको करने के लिए आप अंग्रेजी को मत रेफर करिए, आप हिंदी को रेफर करिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ो तो हिंदी में रेफर करिए, उसको प्रमाणिक हम मानेंगे, हम अंग्रेजी को प्रमाणिक नहीं मानेंगे। तो ये सब करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको, जैसे हमने अभी कहा कि भाई कारों का, स्कूटरों का नंबर का पट्टिका जो होती है सब हिंदी में करिए, थोड़े थोड़े काम कंपल्सरी कर दिए हिंदी। आज आप कह रहे हमें तकलीफ होगी, नहीं, 4-6 महीने मैंने, मेरे बच्चे जाते गए बाहर तो वो उस देश की भाषा सीख के गए कि भाई हमें कोई परेशानी ना हो। अरे हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हम अपना कार्य बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना। आज लैपटॉप आ गया है, आज बहुत सारे ऐसे आधुनिक आ गए हैं जिसमें कि एक क्षेत्र का व्यापारी कश्मीर में लेन देन कर रहा है, किसान जो है बंगाल का जो है वहाँ लेन देन कर रहा है। तो एक्ट भी, कृषि एक्ट आगे अभी पारित हुआ है। तो आपको ये बड़ा व्यापक स्तर पे करना पड़ेगा और बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेज आपको संशोधन करना चाहिए। ऐसे ही मेरा विचार है, यही से मेरा है कि आप अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय ने जो अपना उद्बोधन शुरू किया, निंदक नीरे राखिए, तो उसको पूर्ण तरीके से चरितार्थ किया अपने पूर्ण उद्बोधन में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो प्रैक्टिकल परेशानियां आपने बताई, इन्हीं सब विषयों को लेके विद्या भारती नामक संगठन ने इस राष्ट्र में, जो कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और भी विवेकानंद के और जो संस्थान है, इन सबों को संचालित करते हैं और अपने बच्चों में एक संस्कार का विकास करते हैं, हिंदी को अधिरोपित करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री मुकेश नंदन जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जो अपना उद्बोधन देंगे। आप विद्या भारती एक शब्द और कह दूं। जी 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 जी। जो विवेकानंद स्कूल में शिशु भारती में जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, पठन पाठन की क्रिया जो है, उनको तो कोई परेशानी नहीं होती ना, उनके लिए तो वो सहज हो जाती है भाषा। जी 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 जी, हमको अपने ट्यूशंस को और बढ़ाना है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। तो मैं मुकेश नंदन जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप झारखंड प्रदेश के सचिव हैं विद्या विकास समिति झारखंड एवं क्षेत्रीय सचिव विद्या भारती बिहार झारखंड के। आप स्नातकोत्तर हैं वाणिज्य में और आपने LLB भी किया हुआ है। आप 1987 से आचार्य, प्रधानाचार्य, संभाग निरीक्षक, प्रदेश सचिव, वर्तमान में प्रदेश सचिव झारखंड
क्षेत्रीय सचिव उत्तर पूर्व क्षेत्र हैं और अनेक वर्षों से ये संघ के प्रचारक हैं। तत्पश्चात संघ के अनेक दायित्वों को निभाते हुए धर्म जागरण दिल्ली अधिवक्ता परिषद मंत्री का दायित्व भी इनके पास रहा। तो ऐसे मूर्धन्य व्यक्तित्व तो हमारे साथ हैं मुकेश नंदन जी। मैं मुकेश नंदन जी से निवेदन करूंगा कि माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो प्रैक्टिकल परेशानियों को बताया उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना उद्बोधन हम लोगों को दें और आपको भी क्या क्या परेशानियां होती हैं हिंदी से के संबंध में उसके संबंध में हमारे माननीय के जिज्ञासा को शांत करें। आदरणीय मुकेश नंदन जी। नित्य वंदनीय मां शारदे, भारत माता को नमन करते हुए आज के श्रीमान राकेश तिवारी जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उद्बोधन आपने किया और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कोलकाता उच्च न्यायालय में आप रहे, आपको नमन करता हूं। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र हैं, हम लोगों ने साथ में ही LLB किया है मुंगेर में, कामेश्वर नाथ मिश्रा जी, और वो भी संघ के प्रचारक के रूप में अपना समय दिए। बाद में फिर दिल्ली में भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि राजेंद्र सिंह जी, अन्य सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं 1987 से ही सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, आचार्य भी रहा, प्रधानाचार्य भी रहा, और वहाँ पर जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है तो विद्या भारती का एक लक्ष्य है, उसके अनुरूप ही शिक्षा देने का कार्य वहाँ पर चल रहा है और आगे भी हम लोग इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो इस प्रकार की एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना चाहते हैं जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूर्ण विकसित हो तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामों, वनों, गहरी कंदराओं और झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीति, शोषण और अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समृद्ध, सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। तो ऐसे बालकों का निर्माण करने का लक्ष्य लेकर हम चले हैं। हिंदुत्वनिष्ठ बालक हम बनाएंगे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बालक का निर्माण करेंगे। इसीलिए वहाँ पर बचपन में ही सिखाया जाता है, जननी जन्मभूमिश्चो स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो मातृभूमि है यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। और एक घटना भी सुनाते हैं कि जब भगवान राम श्रीलंका में माता सीता को छुड़ाकर वहां से जब वापस आना चाह रहे थे तो लक्ष्मण जी ने उनको कहा यहाँ ऐश्वर्य से युक्त सोने की लंका है, यहाँ छोड़कर कहाँ अयोध्या में जाएंगे। तो उसी समय भगवान राम ने कहा स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। यह मातृभूमि का भाव हमारे पूर्वजों ने कई हजार वर्षों पूर्व यह दर्शाया है, दिखलाया है। इसीलिए यहाँ पर जो विषय है माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे हम इसी विषय को लेकर यदि आगे चलेंगे तो निश्चित ही हमारे आने वाली पीढ़ी जो अन्य विदेशी भाषाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं कि बिना इसके कोई उपाय नहीं है, तो वो निश्चित रूप से उसके उपाय हो सकेंगे। अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट ने पारित करके समाज के सामने प्रस्तुत किया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, हम जानते हैं 34 वर्षों के बाद यह एक अपनी नई शिक्षा नीति लागू की गई है और इसके निर्माण में पूरे देश के लगभग लाखों लोग अपना सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति होनी चाहिए। और इसमें प्रथम ही है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए।
आगे हम सीखेंगे, अन्य भाषाओं से हमारी दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा है उसके प्रति हमारा लगाव बढ़े, हम शर्मिंदगी महसूस नहीं करें। इस प्रकार की योजना लेकर के ये नई शिक्षा नीति बनी है और इसमें एकमात्र यही है कि हम आधार माना गया है तो भारतीयता को माना गया है। इस नीति में परिवर्तनकारी एवं देश की शिक्षा को नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का समावेश किया गया है। भारतीय भाषाओं के उत्थान हेतु इस शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, द्विभाषी शिक्षण, भारतीय भाषाओं का उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण, भाषा विश्वविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, 8वीं अनुसूची की भाषाओं हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण आदि कई बातें की गई है। तो प्रयत्न यदि हम करेंगे तो धीरे धीरे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हम लोग बचपन में कहानी पढ़ा करते थे, एक कुआं के पास मिट्टी का घड़ा लेकर के पानी भरने के लिए माता जाती है, रस्सी से बाल्टी को निकाल कर उसमें भरती है मिट्टी के घड़ा में, तो जहां पर घड़ा रखती है वो धीरे 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 वो पत्थर जो है वो घड़ा के स्थान को रिक्त कर देता है कि यहाँ पर, अर्थात उसका प्रभाव पड़ता है, पत्थर भी रहेगा तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए यह जो निष्कर्ष निर्णय लेकर के हम चल रहे हैं मातृभाषा और मातृभूमि, तो निश्चित रूप से इसमें आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। आज हमारे साथ कम लोग हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि हम इस ओर आगे बढ़ेंगे और निश्चित सफलता मिलेगी। अपने देश के स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा संविधान सभा द्वारा घोषित की गई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार समिति के 1953 से हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ किया गया है और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, जो कि अपने ये विचारधारा के लोग चलाते हैं और इसी का एक विंग भी हम मानते हैं भारतीय भाषा अभियान झारखंड या पूरा देश को, तो ये लगातार 14 से लेकर के 28 तारीख तक सितंबर तक हिंदी भाषा पखवाड़ा बना रहा है। उद्देश्य बात यही है कि हम भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार करें और आने वाली पीढ़ी को हम उसको पूरी बातें को बता सकें। इस कार्यक्रम में चूंकि न्याय से संबंधित सारा मामला इसमें आता है, तो अभ्यास मेरा तो है नहीं कि क्या क्या न्यायालय में होता है, फिर भी यहाँ पर बुलाए, हमको सम्मानित किए हैं, बोलने का कुछ अवसर दिए हैं, तो कुछ बातें मैं यहाँ पर भारतीय भाषा अभियान विधि जो आप कर रहे हैं, हम भी उसी प्रकार से कर रहे हैं। हमारी योजना अलग है, आपकी योजना अलग है, हम सब मिल करके यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित इसमें सफलता मिलेगी। भारतीय भाषा अभियान विधि और न्याय के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के प्रयोग का प्रबल समर्थक रहा है, यह मैं देख रहा हूँ। वार्तालाप होती है संविधान सभा में, संविधान सभा ने प्रत्येक राज्यों को राजभाषा की भी घोषित की है। संविधान के अनुसार राज्यों के कामकाज की भाषा भी राजभाषा होनी चाहिए, जैसे गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, बंगाल बंगाली। हिंदी भाषी वाले राज्यों की राजभाषा हिंदी है, तो नियम के अनुसार राज्यों को, न्यायालयों को राज्य की राजभाषा में न्याय देना चाहिए, जिससे कि सभी लोग आसानी से सारी बातों को समझ सकें। ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अभी तुरंत इसको लागू ही कर देना चाहिए, हम प्रयास करें और कहाँ तक इसमें हम पहुँच सकते हैं, धीरे धीरे हम उसमें सफल होंगे। नियम के अनुसार राज्य के न्यायालय को राज्य की राजभाषा में न्याय निश्चित रूप से देने का प्रयास होना चाहिए। जो आवेदन पत्र करते हैं, जिरह करते हैं, बहस करते हैं, सभी वहाँ पर जो भाषा है यह यदि वहाँ की भाषा के अनुसार रहे तो जो भी वहाँ पर पक्षकार रहते हैं वो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, लेकिन नहीं रहने के कारण इसमें थोड़ी परेशानी होती है और दूसरे पर ही निर्भर हो जाते हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में न्याय की भाषा अंग्रेजी ही है। अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि विकल्प अभी नहीं है,
लेकिन जनता द्वारा जो मुकदमा आदि होता है, जनता को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस कारण से इसको आगे बढ़ाने के लिए यह भारतीय भाषा अभियान ये जो कार्य कर रही है, बहुत ही सराहनीय काम कर रही है और जनता को इससे बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। भारतीय भाषा अभियान इस दृष्टि से आप कई सदस्यों को जोड़कर इसमें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह उच्च न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया इसके संदर्भ में भी, और अपने राष्ट्रपति महोदय के पास भी इसको आग्रह किया गया है कि इसी भाषा में हम लोगों को यह निर्णय इत्यादि की प्रावधान करने के लिए प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सराहनीय कार्य भारतीय भाषा अभियान के द्वारा किया गया है। मैंने अपनी शिशु मंदिर योजना में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख करके हम चलते हैं, इसका संक्षेप में मैंने जानकारी दिया है। और मातृभाषा के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण है। हम उसी कार्य में हम आगे बढ़ेंगे और जन सामान्य के पास जाएंगे। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमें इसमें सफलता मिलेगी। तो आज के इस अवसर पर हमको आपने सम्मानित किया, यहाँ बोलने का अवसर दिया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरी टीम को भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश नंदन जी। आपका उद्बोधन बहुत ही सारगर्भित रहा, बहुत सारगर्भित था, और किस तरह हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में आपने हमें बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे प्रदेश के, झारखंड प्रदेश के बार काउंसिल के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र कृष्णा जी उपलब्ध हैं। राजेंद्र भैया है ये जी जी हाँ जितेंद्र जी हैं। हाँ जी जी जी। तो राजेंद्र कृष्ण जी हमारे बार काउंसिल ऑफ झारखंड के चेयरमैन हैं, और आप हमारे अग्रज भी हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। न्यायिक कार्यों में भी आपका हम लोगों को बहुत सहयोग मिलता है। और अभी आप सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल हैं कैट के, और भी बहुत सारे संगठन हैं जिसके लिए आप कार्य करते हैं, और बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम आपका रहता है। इस व्यस्त कार्यक्रम में भी आपने हम लोगों के लिए समय निकाला। मैं चाहूंगा कि राजेंद्र कृष्णा जी कृपया आप संबोधन अपना दें। और विशेष रूप से हाँ बोला जाए जी जी विशेष रूप से भारतीय भाषा अभियान झारखंड के संरक्षक के रूप में भी हमारे राजेंद्र भैया जाने जाते हैं। स्वागत। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो जितेंद्र त्रिपाठी हमारे छोटे भाई हैं, और इनका स्नेह इनका हमेशा रहा है। तो मैं यहाँ पर सभी व्यक्ति को, जो भी विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं थोड़ा सा उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से जुटा हुआ, क्योंकि एक तो आपका जो विषय है, आपको उसको हमको लगता है कि हमको थोड़ा सा उसको क्रिटिकल थोड़ा सा करना होगा। आपका विषय है मातृभाषा बने न्यायालयों में पक्ष करो की भाषा। ये हम लोग का जो आज का विषय है। हमारा ये कहना है कि मातृभाषा क्यों राष्ट्रभाषा, इसलिए मैं राष्ट्रभाषा बोल रहा हूँ कि हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा तो अनाउंस कर दिया गया है। अगर आप संविधान देखें, 343 अनुच्छेद देखें, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो संघ है, हमारा जो हिंदुस्तान है, उसका ऑफिशियल जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, देवनागरी स्क्रिप्ट। तो जब राष्ट्रभाषा का प्रावधान हमारे संविधान में कर दिया गया है, तो हम राष्ट्रभाषा की बात करें कि राष्ट्रभाषा बने न्यायालयों में पक्षधरों की भाषा। मेरा एक, चूंकि इसमें क्या होगा कि अगर मातृभाषा में जाएंगे तो हर एक स्टेट में बोलेंगे कि हमारा अलग है, हमारा बने। हम चाहते नहीं, हर एक हिंदुस्तान के हर कोने में लोग हिंदी बोलते हैं, लोग हिंदी समझते हैं। ये मेरा अपना मानना है। मैं भी बहुत जगह जा चुका हूं।
लेकिन इसीलिए और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, संविधान बनाने वाले, वहां पर इसकी बहुत व्यापक चर्चा हुई और ये सब चीज का चर्चा के बावजूद जो निचोड़ निकला वो 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद तक उसमें समाहित किया गया है कि इसको हमको राष्ट्रभाषा जो यूनियन का लैंग्वेज बनाना है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो एक बार अगर ये यूनियन हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है कि डिक्लेयर तो कर दिया गया है, परंतु प्रोवाइजो कुछ परंतु लगाया गया है कि ये 15 साल जो है, 15 साल में इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को ठीक करने का समय भी दिया गया था। तो संविधान बनाने वाले जो हैं वो हमारे जो इतने बड़े बड़े जानकार लोग जो हैं उनका जो चर्चा करके और जिन्होंने रखा है उसमें देखिए ये भी बात है 343 हो गया अनुच्छेद, जिसमें कि ये किया गया है कि हिंदी को राष्ट्र की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ से बनाया जाए। दूसरा हो गया इसके लिए कैसे, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैसे देखिए क्या है ना, हमको खुद लगता है कि हम लोग इंग्लिश भाषा से इतना आदी और इतना ये हो चुके हैं कि हम लोग का हर एक हम लोग वाक्य पर कुछ न कुछ अंग्रेजी निकल जाता है। तो इसको खत्म करना हमारे विचार से बहुत जरूरी है। और मैं भारतीय भाषा अभियान को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप ये इसका जो लॉ है इसको आप जलाए रखे हुए हैं कि 343 को जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लाया जाए। ये बहुत ही आवश्यक है और मैं हृदय से आपको हाथ जोड़ के आपको नमस्कार, आपको प्रणाम करता हूं कि ये जो फ्लेम है, ये जो इसको अभी तक आप जलाए हुए हैं और इसी का चिंगारी अभी निकल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये इस हमारे इस मोदी जी के शासन में जिस तरह से सब कुछ आ रहा है तो ये भी जल्द ही आएगा। और एक बार अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ आ गया पूर्ण रूपेण तो कोर्ट की, न्यायालयों की जो भाषा होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होगी ही। और ये भी ये हमारा भी मानना है कि हमारे यहाँ हम जो तैयार करते हैं, ये प्लेट जो तैयार करते हैं, ये जो कोर्ट में फाइल करते हैं, इसको बहुत से आदमी समझ नहीं पाते हैं। हम लोग लिखते क्या है कि हम लोगों ने अपने क्लाइंट के सामने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, देखा, समझा, बट ये ऐसा प्रैक्टिकल में होता नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि जो हर एक आदमी को, जो लोग भी न्यायालय में आ रहे हैं, उनको ये जानने का अधिकार हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ के समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है। तो ये सब चीज तो बातें हैं जो कि हमको लगता है कि ये हम लोग बैठ के इसको कभी ये कर सकते हैं। बट उसके अलावे क्या है कि मेरा ये कहना है कि 351, अगर आप 351 देखें तो 351 में डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज को कैसे विकसित करना है, इसका बहुत सिस्टमेटिक दिया हुआ है कि आपका कमीशन बनेगा। वो कमीशन में 8 अनुच्छेद में जितने भी हमारे भाषा जो 8 अनुच्छेद के संविधान में है, उसमें से हर एक आदमी उस कमीशन के मेंबर बनेंगे और वो मेंबर बन के वो देखेंगे कि इससे हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे धीरे धीरे करके ला सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, कहाँ रूपांतरण करना है। और अभी आज के विषय में मैं आपको ये जस्ट आप लोग सभी जानते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग के जो युवा पीढ़ी है वो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनको जितना भी हमारा बुक्स है जो इंग्लिश में है वो सबको कंप्यूटर के द्वारा हिंदी में ट्रांसलेट करने में वो काफी सफल हो सकते हैं इन सबको। सो ये प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए और इसके लिए अगर न्यायिक प्रक्रिया में जाना पड़े तो हम लोग उसमें भी जाने को तैयार रहे। मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इसलिए नहीं, देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया इसलिए नहीं कि हिंदी को, इसलिए कि एक भाषा
देश के मजबूती के लिए, एक भाषा देश के प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ही जरूरी। तो होता क्या है, हम लोग क्या होता है कि हम बता रहे हैं राजेंद्र कृष्णा, हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट में पहले दिमाग में रखते हैं कि अरे ये हिंदी में ये चीज बोलना है, अब उसका रूपांतरण जाता है तो हम लोग तुरंत उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल थॉट्स है, जो मूल हमारा सोचने का है, वो खत्म हो जाता है और हम उतना बढ़िया से पक्ष को, चूंकि मैं हिंदी बेल्ट का हूं, मैं अपने पक्ष को उतना बढ़िया से प्लेस नहीं कर, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं पूरे एक बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, नहीं कर पाता। तो क्यों हम इस लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए हम क्यों पिछड़े? तो ये वकील के लिए भी बढ़िया है, ये जो भी यहाँ लिटिगेंट है उनके लिए भी बढ़िया है, और ये हमारे जुडिशरी एज ए होल के लिए भी बढ़िया है। और इसके पीछे जो मकसद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का जो मकसद है, वो मकसद भी पूरा होगा कि हम लोग देश को यूनिटी दे पाएंगे, स्ट्रेंथ दे पाएंगे और अच्छा से प्रोग्रेस करेगा। हमको ये मौका देने के लिए, 10 मिनट का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, मेरे बहुत छोटे भाई और बहुत स्नेह है। रजनीश अवनीश जी जो है, तो हम लोग सब, और विद्यानंद जाल जी तो है ही, तो हम लोग यही कहेंगे कि इसमें मेरा योगदान जैसे भी आपको चाहे, हम तैयार हैं। और मैं आपको इसके लिए बहुत नमन करता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं कि आपने ये अभियान को अभी तक जिंदा रखा है, और ये रखिए जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं हो जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये आश्वासन हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक भी था, बहुत आवश्यक भी था। और इस तरह के आप जैसे लोग आगे आएंगे, बढ़ेंगे, तो कहते हैं करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात थे सील पर पड़त निशान। जब सील पर निशान पड़ सकता है रस्सी के आने जाने से, तो हम लोगों के प्रयास से भी ऐसा दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। इसी परिकल्पना के साथ हमारे क्षेत्रीय संयोजक आदरणीय श्री कामेश्वर नाथ मिश्र जी, जो कि पूरे संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं, आदरणीय श्री कामेश्वर मिश्रा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपना संबोधन हम लोगों को मार्गदर्शन दें। आदरणीय श्री कामेश्वर नाथ मिश्र जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज के सभा के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश तिवारी जी, और आज के सभा के विशिष्ट अतिथि माननीय मुकेश जी, क्षेत्रीय मंत्री विद्या भारती, और विशिष्ट अतिथि राजेंद्र कृष्ण जी, अध्यक्ष बार काउंसिल झारखंड, तथा आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजक मंडल, अधिवक्ता भाइयों एवं बहनों, आज का यह पावन कार्यक्रम यह इतिहास में अंकित होगा। भारतीय भाषा अभियान 2015 में आरंभ हुआ। मात्र 5 वर्ष हुआ है। वैसे भाषा की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, परंतु मैं कहता हूं इतिहास पढ़ो, गौर करो, किसने रुलाया, वह कौन सी गलती थी जिसे ध्यान न लाया। भारत विश्व गुरु था, दूध दही की नदियां बहती थी, सारी संपदाएं यहां मौजूद थी, और आज भाषा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? तो 800 साल हमारे ऊपर
कभी शक आए, कभी मुगल आए, कभी पठान आए, कभी मुसलमान आए, और 200 साल अंग्रेज आए। इन्होंने हमारी भाषा को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। परंतु इकबाल साहब कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारतीय भाषा अभियान और भाषाओं की स्थापना न्यायालय में हो, न्यायालय की कार्य प्रणाली भारतीय भाषाओं में है हो, इसके लिए कटिबद्ध है। और आज 5 वर्षों में ही पूरे देश में भाषा के लिए चर्चा छिड़ चुका है। यह चिंगारी कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक छिड़ चुका है। यह अभियान देशव्यापी हो चुका है। अपने कार्यकर्ताओं को मैं कहता हूं, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आवश्यकता है हम सबों को, जैसे माला बनता है, फूल एक साथ होते हैं, तो उसी तरह से हमें अपने संगठनात्मक स्थिति का परिचय देते हुए और आगे बढ़ना है। आज के कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति ने बहुत ही अच्छी बात कही। हमारा जो स्लोगन है भारतीय भाषा अभियान का, माननीय मुकेश नंदन जी ने भी इसकी चर्चा की। मां, मातृभूमि, मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। मां का कोई विकल्प नहीं। हम 9 महीने अपने मां के पेट से ही रहते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। वही हमारी मां हो सकती है। दुनिया में अगर कोई अच्छी मां हो, खूब देखने में गोरी चिट्टी हो, परंतु वो हमारी मां नहीं हो सकती। मां कौन होगी? तो जो 9 महीने तक हमें पेट में रखी है और जिसने हमें पैदा किया, वही हमारी मां हो सकती है। एडॉप्ट करने वाली मां ठीक है, वैधानिक रूप से हो सकती है, परंतु देखा जाए तो मां हमारी वही है जिसने हमें पैदा किया और 9 महीने जिसके पेट में रह करके अनेकों कष्ट हमने दिया, वही हमारी मां है। और मातृभूमि, अभी अभी मुकेश नंदन जी ने कहा कि स्वर्णमयी लंका न मिले मां, अवधपुरी की धूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। उन्होंने दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय हासिल किए तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ये सोने की लंका कितनी अच्छी लग रही है, यहीं रहा जाए अब। तो लक्ष्मण राम जी कहते हैं, अपनी स्वर्णमयी लंका नौमी रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादिपि गरियसी। यानी जननी जन्मभूमि जो है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो भारतीय भाषा अभियान ने इसी उद्घोष को, इसी वाक्य को लेकर आगे बढ़ा है। और मातृभाषा, तो मातृभाषा 9 महीने जिस मां ने अपने पेट में रखा, वही हमारी मातृभाषा है। संविधान की अभी चर्चा हुई। अपने माननीय राजेंद्र कृष्ण जी ने कहा कि राष्ट्रभाषा तो हो चुकी है, वह राज्य भाषा है, राजभाषा है, राज्य को चलाने वाली राजभाषा है। राष्ट्रभाषा के लिए हम सभी
प्रयास कर रहे हैं। राजभाषा यानी पूरे देश को चलाने के लिए जो भाषा होगी वही राजभाषा होगी। संविधान निर्माता ने और बना दिया अनुच्छेद 343 और ये कहा कि चूंकि सारी व्यवस्था अंग्रेजी में है इसलिए आगामी 15 वर्ष तक यही व्यवस्था रहेगी। परंतु राजभाषा अधिनियम बनाया गया, इसलिए तो हिंदी के संवर्धन के लिए, विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। परंतु वहां यह कह दिया गया कि चूंकि सारी व्यवस्था अंग्रेजी में है इसलिए 15 वर्ष तक व्यवस्था रहेगी। और राजभाषा अधिनियम जो 1963 में बना उसमें यह कह दिया गया कि चूंकि अभी सारी व्यवस्था बन नहीं पाई है इसलिए आगामी सूचना तक यही व्यवस्था बनी रहेगी। भारतीय भाषाओं का गला उसी दिन घोट दिया गया। और तो और समय अपने पास कम है, मैं संक्षेप में ही अपने विषय को रखूंगा। हम सीधा चले आते हैं 348 में। अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। ठीक है, अंग्रेजी होगी। परंतु यहां दायित्व भी दिया गया, यह माने प्लानिंग भी किया गया, यह एक योजना बनी कि अगर जिस राज्य के राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, सहमति लेकर उस राज्य में और उस राज्य की भाषा लागू कर सकते हैं। इसी योजना के तहत 4 राज्य में हिंदी लागू हुआ, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। परंतु बंधुओं, बिहार से झारखंड अलग हुआ, वहां अंग्रेजी रह गया। झारखंड में आज हम लोग जिस धरती पर कार्यक्रम कर रहे हैं यहां अंग्रेजी है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, वहां भी अंग्रेजी है। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वहां भी अंग्रेजी है। इसी विषमता को समाप्त करने के लिए भारतीय भाषा अभियान आगे आई है। भारतीय भाषा अभियान ने कमर कसी है और भारतीय भाषा अभियान जो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है, उन 22 भाषाओं पर भारतीय भाषा अभियान कार्य कर रही है। उसमें अंग्रेजी नहीं है बंधुओं, फिर भी हम अंग्रेजी में कार्य कर रहे हैं। 22 भाषाएं संविधान सम्मत है कि यही देश की भाषा होगी, इसी से राजकाज चलेगा। परंतु 343 में, 348 में और बंधन करता है और हथकड़ी हाथ में लगा देता है, मुंह पर। और आजकल मास्क पहनते हैं ना, तो मास्क बिल्कुल लगा देता है कि नहीं, मातृभाषा नहीं बोल सकते, अंग्रेजी ही बोलना पड़ेगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन बंधुओं, जैसा आपको भी मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक तात्कालिक प्रावधान है। इस प्रावधान को अपनी सरकार चाहे, सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो समाप्त कर सकती है और अपने भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता इस स्तर पर प्रयासरत है कि किस तरह से जो भाषाओं के लिए बाधित है 348,
उसको कैसे हम लोग समाप्त कर ले। योजना रचना बन रही है। पूरे देश में भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता प्रयासरत हैं कि अपनी मातृभाषा को न्यायालय की भाषा बनाकर ही दम लेंगे। बहुत अच्छे एक देशभक्त ने कहा, मराठी में कहा, याची देही याची डोला। इसका मतलब है कि इसी शरीर से इसी जन्म में और अपने कार्य को देखना चाहता हूं। भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता भी इसी उद्घोष वाक्य से चल रहे हैं। विलंब नहीं, अपनी योजना रचना बन रही है, व्यूह रचना बन गई है, पूरी व्यूह रचना के साथ कार्य हो रहा है। तभी तो हरियाणा में वहां के कार्यकर्ताओं ने और वहां की सरकार ने न्यायालय में हिंदी भाषा लागू कर दिया। यह किसका प्रयास है? तो भारतीय भाषा अभियान का प्रयास है। यह किसका प्रयास है? तो भारतीय भाषा अभियान के सिपाहियों का, भारतीय भाषा अभियान के विद्वान अधिवक्ता भाइयों बहनों का प्रयास है कि वहां के न्यायालय में और लागू हो गया। और अपने राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री जब कश्मीर से 370 समाप्त किए, केंद्र शासित राज्य बनाए, तो वहां भी इन्होंने हिंदी लागू कर दिया। यानी देश में ज्वाला भड़क गई है। सारे विद्वान, सारे राजनीतिज्ञ, सारे लोग और इस आवाज को अब बुलंद कर रहे हैं। भारतीय भाषा अभियान के साथ स्वर में स्वर मिलाकर एक आवाज में बोलना प्रारंभ किए। तभी तो 2017 में मैसूर के उच्च न्यायालय में अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय गए थे। मनाया जा रहा था। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा वहां कि जनता जिस बात को समझती है, न्याय उसी भाषा में मिलना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय बोले। तुरंत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि फैसले की कॉपी 9 भाषाओं में हम देंगे। एक कदम और आगे, 2 कदम और आगे, 3 कदम और आगे, लगातार भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। समय काफी हो रहा है और 6 से 7 का ही समय था। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, विषय काफी कुछ बोलने का है। अपने माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि जड़ में सींचना होगा, तो अपना जो संस्था विद्या भारती है अपने विद्यार्थियों को और जो सिखा रही है मातृभाषा, यह जड़ से ही सिखाएगा। अंत में अपने सभी बंधुओं को कहूंगा कि 348 के लिए एक महाअभियान हम लोग चालू करें, क्योंकि यह तात्कालिक प्रावधान है और झारखंड की धरती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो जो दूसरा हिंदी पखवाड़ा हम मनाएंगे, उस समय साल भर में चाहे जैसे भी होगा उस राज्य की भाषा भी हम हिंदी करेंगे। केवल हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे ऐसा नहीं। झारखंड के बंधुओं, झारखंड के अधिवक्ताओं, भाइयों बहनों, आप तैयार हो जाओ।
भारतीय भाषा अभियान को शक्ति दो। यह शक्ति तभी मिलेगी कि उस राज्य में भी जैसे और हरियाणा में हुआ उसी तरह से और वहां झारखंड में भी हो जाए, तभी सफलता मिलेगी, तभी इस कार्यक्रम को सफल माना जाएगा। आज सभी हम लोग एक सीख लेकर इस कार्यक्रम को जाएंगे कि 348 को समाप्त करेंगे और झारखंड के उच्च न्यायालय में पूरे झारखंड प्रांत में और हिंदी ही लागू होगा, जैसे बिहार में लागू था वैसे ही यहाँ भी लागू। यह एक महाअभियान हम लोग चलाएंगे और प्रयास करेंगे, सफल भी होंगे। अंत में मैं कार्यकर्ताओं को, विषय तो बहुत सारा है, परंतु अपने कार्यकर्ताओं को यही कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक अपने लक्ष्य पर लगे रहे। इसी कामना के साथ सभी विद्वान अभिनेता और नेताओं को नमस्कार। भारत माता की जय। जय भाषा, जय हिंद। आदरणीय कामेश्वर नाथ मिश्र जी, आपका अध्यक्षीय भाषण हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हम निश्चित रूप से आपके मनोभावों को आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य करेंगे। ऐसा आश्वासन मैं झारखंड की तरफ से आपको देना चाहूँगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अंतिम पड़ाव पे हैं और हम हिंदी पखवाड़ा का आज समापन समारोह कर रहे हैं। उसके लिए मैं हमारे वरिष्ठ क्षेत्रीय कार्यकारिणी दायित्वधारक आदरणीय श्री नलिन त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया माननीय अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय श्री नलिन त्रिपाठी जी। सबको नमस्कार। आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण एवं दर्शकगण, हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि इस प्रांगण में आप सब की गणना में सज्जनों के विचारों को चिंतन मनन और गुणन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सब आपके अनुग्रही हैं। आपने अपने व्यस्त और बहुमूल्य समय में एक थोड़ा समय निकालकर हम सबको कृतार्थ किया। हिंदी पखवाड़ा आपका माइक म्यूट हो गया है भैया, माइक म्यूट हो गया है भैया। जी मैं आ रहा हूँ। जी। आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण एवं दर्शकगण, हाँ, यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस प्रांगण में आप सब गणना में सज्जनों के विचारों का चिंतन मनन और गुणन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सब अनुग्रही हैं। आपने अपने व्यस्त और बहुमूल्य समय में से थोड़ा समय निकालकर हम सबको कृतार्थ किया। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में आज का विषय मातृभाषा बने न्यायालयों में पक्षकारों की भाषा पर आज के विशिष्ट अतिथि माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड कोलकाता उच्च न्यायालय श्रीमान राकेश तिवारी जी, श्रीमान मुकेश नंदन जी क्षेत्रीय मंत्री विद्या भारती बिहार एवं उत्तर प्रदेश, श्रीमान राजेंद्र कृष्ण जी अध्यक्ष बार काउंसिल झारखंड, श्रीमान कामेश्वर नाथ मिश्र जी अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय एवं क्षेत्रीय संयोजक भारतीय भाषा अभियान, आपके विचारों और तर्कों ने विषय के साथ पूर्णतः न्याय किया है। माननीय राकेश तिवारी जी ने आज के विषय पे कुछ तर्क दिए और मैं समझता हूं कि उनके बोधन में उनके दिल के दर्द झलक रहे थे। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि बिना भाषा ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। अतः हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम सब मातृभाषा का पठन पाठन करें और अपने दिनचर्या के कार्य मातृभाषा में ही किया करें और बच्चों को मातृभाषा में पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें। परंतु मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर मातृभाषा को सम्मान दिलाना भी हम सबका कर्तव्य है। जब पूरे देश से आए हुए सांसद
संसद में आसानी से कार्य कर लेते हैं तो तकनीकी का उपयोग करके हम दिक्कतों पर न्यायालयों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। हौसला कम न होने देना हम सबका दायित्व है। यह बड़ी खुशी की बात है कि वैश्विक महामारी के इस संकट काल में भी भारतीय भाषा अभियान ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। आज इस वर्चुअल प्रांगण में हम सब एक हुए क्योंकि अपनी भाषा के प्रति जिम्मेदारी को हम समझते हैं और अपने जन जागरण के संकल्प को अंतिम परिणति तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें केवल अपने संघर्ष की क्षमता बढ़ानी होगी। छाता बारिश को रोक नहीं सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। बस हमें पूर्ण विश्वास व निष्ठा से अपने इस साधना पंथ को निर्मित करने में अपना अपना योगदान अवश्य देना होगा। चींटी से मेहनत, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी के गुण सीखकर हमें भारतीय भाषा को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध रहना होगा और हमारी ये आभासीय सम्मेलन हमें संघर्ष को आगे बढ़ाने की प्रेरणा अवश्य देगा। अंत में आज हम अपने मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। सुश्री अर्चना शर्मा जी, श्री संजय पाठक जी, श्री राघवेंद्र शुक्ल जी, सुश्री मनु गोस्वामी जी, श्री सुरमित गुप्ता जी, श्री अक्षय भारद्वाज जी, श्री नागेंद्र पांडे जी, श्री अंजलि वर्मा जी, श्री चंद्रमोहन अग्रवाल जी, श्री चंद्र प्रसाद सिन्हा जी, श्री दिलीप मिश्र जी, श्री विभाकर द्विवेदी जी, श्री रविंद्र भूषण धर द्विवेदी जी, श्री अंबिकेश भूषण द्विवेदी, श्री अनूप पांडे, श्री लव दुबे, श्री गगन गौड़, श्री अमित शर्मा, श्री रोहताश सिंह, श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी जी। और यहाँ ये कार्यक्रम आज किया गया झारखंड प्रांत में, वहां से अवनीश रंजन मिश्र जी, श्री महंत विजयानंद दास जी और श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी और समस्त जो हमारे दर्शक हैं जो उत्तर प्रदेश एवं झारखंड प्रांत से जुड़े हैं हमारे साथ, हम आप सबका ये बहुत बहुत आदर, अभिनंदन और आभार करते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ये हिंदी पखवाड़ा समापन हुआ। उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार प्रांत में बहुत सारी जगहों पे ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए। उसके लिए भारतीय भाषा अभियान को बहुत बहुत साधुवाद कि वो इस मुहिम को आगे बढ़ाते चल रहे हैं और आशा करते हैं कि वो अपने इस कार्य को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां हमें इसका परिणाम जरूर दिखाई देगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र त्रिपाठी जी। हम समय से निश्चित रूप से 25 मिनट आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले कल्याण मंत्र होना आवश्यक है। इसलिए मैं महंत विजयानंद दास जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को कल्याण मंत्र के साथ समाप्त करें। आदरणीय श्री विजयानंद दास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने झारखंड के कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र त्रिपाठी जी, अवनीश जी और सभी तमाम इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी सहयोगियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आइए हम लोग सभी लोग हाथ जोड़ करके परमात्मा के श्री चरणों में संकल्प लें कि यह भारतीय भाषा अभियान जो जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा है, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगा। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। सभी लोग अपने माइक को ओपन कर लें। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति 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 सर्वं शांति शांतिरेव शांति ओम शांति शांति शांति। माननीय न्यायाधीश महोदय, आपको सादर प्रणाम। आपने हमें पूरा समय दिया और